गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं व्याकरण पाठ 2 अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुस्वार को हम बिंदु से दर्शाते हैं। हिंदी व्याकरण में हम बिंदु से दर्शाते हैं। अनुस्वार की परिभाषा होती है बच्चों, अनुस्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। जितने भी स्वर हैं, स्वर के बाद आता है अनुस्वार, मतलब स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर के मध्य में होता है। कहने का तात्पर्य है अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो शब्द के आरंभ में नहीं होता है, ये मध्य में होता है, बीच में होता है। यह एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन मतलब नोजल कॉन्सोनेंट है तथा इसकी लिपि चिन्ह अनुस्वार, इसकी लिपि जो है, हम जब इसको लिखते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है वो एक बिंदु होता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लिखने में उच्चारण में विभिन्न रूप होते हैं जो हम नीचे भी पढ़ेंगे, किंतु लिखने में ये सिर्फ इसी चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। सबसे पहला जो इसका नियम होता है, शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति। अब हम देखेंगे कि शब्द के मध्य में अनुस्वार कहाँ लगता है और उसकी स्थिति क्या होती है। पहला, यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद, स्वर रहित, देखो बच्चों ध्यान से समझना, स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचम अक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। देखिए अपन उदाहरण से समझते हैं। इसमें कहा गया यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का, पंचम वर्ण बच्चों ये क वर्ग है, क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो पंचम वर्ण कहलाता है। ये 5 है, क ख ग घ ग अंगः। इसको अणा नहीं बोलते बच्चों, आप अंगः बोलते हैं इसको, क ख ग घ अंगः। इसको हम देखो उदाहरण से देखते हैं, गंगा गंगा गंगा, तो इसको ये पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है। अब क्या कहा गया है कि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन, कहने का तात्पर्य ये पंचम वर्ण है, इसके बाद इसी वर्ग का कोई वर्ण आए, कोई वर्ण मतलब इन चारों में से अगर कोई वर्ण आ जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए गंगा, तो ये पंचम वर्ण आ गया, पंचम वर्ण के बाद वापस ग आया और ग जो है वो क वर्ग का है, इसलिए हुआ गंगा, ये ग के ऊपर अनुस्वार लग गया। इसी प्रकार चंचल, च वर्ग में च छ ज झ न, तो ये चंचल, अब इसके आगे का जो वर्ण है ये इसी वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे भी अनुस्वार लगा। पंडित, ट वर्ग का पंचम वर्ण है अण, तो पंडित में भी ये अनुस्वार लग गया है इसके ऊपर। इसी प्रकार देखिए दंत का जो त वर्ग है, त वर्ग में अंतिम पंचम वर्ण कौन सा है, न, तो दंत, तो त जो है इसी वर्ग का है, त और न इसी वर्ग का है, तो इसलिए इस अनुस्वार, इसके पंचम वर्ण के बाद जो व्यंजन है तो हमने क्या लगाया, अनुस्वार लगाया। इसी प्रकार देखिए पंप, तो ये म पंचम वर्ण है। अब पंप हमने लिखा तो प इसी वर्ग का है, म वर्ग में ही प भी आ रहा है, इसलिए प के ऊपर भी हमने अनुस्वार लगाया। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से बच्चों पता चलता है कि ऊष्मा, गर्मी। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। से पूर्ण मतलब इन व्यंजनों से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। ये वर्ण जो हैं इनके पहले हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे वंश, तो श ऊपर अनुस्वार,
हंस, स आया इससे पहले अनुस्वार, अंशु ऊपर अनुस्वार इत्यादि। तीसरा नियम है सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, श, श, स, ह। अगर सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे देखो बच्चों, सम इसमें उपसर्ग है, सम, स म ये उपसर्ग है। अब इसमें आगे आ रहा है य म, तो जब हम संयम लिखते हैं तो संयम हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम स के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। कहने का तात्पर्य म को हम उच्चारण हम म करते हैं, किंतु स के ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये नियम है कि य के या आगे यदि सम हो या सम उपसर्ग हो तो अनुस्वार लगेगा। इसी प्रकार से संसार है। अगला है, पहला नियम यह था शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति। दूसरा है शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। शब्दांत मतलब शब्द के अंत में यदि म हो तो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, हम उसको बिंदी के रूप में अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे स्वयं तो स्व य और ऊपर अनुस्वार, अहम अह और ऊपर अनुस्वार। इस प्रकार से बच्चों हम संस्कृत में लिखते हैं, संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखते हैं तो भी उसको मान्य किया जाता है, किंतु हिंदी भाषा में हम इस अनुस्वार के नियम के अनुसार इस अनुस्वार को हम इस य के ऊपर ही लगाएंगे। अगला नियम आता है अनुस्वार किन परिस्थितियों में नहीं लगाया जाता है। हम अनुस्वार का उच्चारण तो करते हैं परंतु वो किन परिस्थितियों में नहीं लगाया जाता है, इसका नियम हम देखेंगे। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं या पंचम अक्षर, ये पंचम अक्षर बच्चों, ये पंचम अक्षर द्वित्व रूप में, द्वित्व का मतलब होता है डबल, डबल रूप में या द्वित्व रूप में प्रयोग होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें शब्द देखिए वांग्मय, और वांग्मय में ये पंचम वर्ण ये है। अब इसको क्या है, ये पंचम वर्ण है कि ये पंचम वर्ण है और म भी क्या है, पंचम वर्ण है, ये डबल पंचम वर्ण हो गए। तो डबल पंचम वर्ण या द्वित्व पंचम वर्ण होंगे तो वहाँ पे अनुस्वार नहीं लगेगा। इसी प्रकार चिन्मय, न भी पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है, इसलिए यहाँ पे भी अनुस्वार के रूप में नहीं लगेगा। जन्म में भी यही नियम है, संपन्न में भी यही है। अगला आता है यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आए तो इसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, बल्कि वही पंचम वर्ण अपने मौलिक रूप में लिखा जाता है। अगला इसका नियम है कि जब य व और ह होता है, यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आए तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता है। देखिए पुण्य, अब पुण्य में य है तो य के पहले इसका पंचम वर्ण आया है तो हमने इसको अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा है, हमने इसको उसके मौलिक रूप में ही लिखा है। उसी प्रकार मान्यता, फिर य के आगे आया है पंचम वर्ण तो हमने इसको अनुस्वार नहीं लगाया है, इसको अपने मौलिक रूप में हमने लिखा है। तुम्हें, समन्वय आदि आदि, इस प्रकार से अनुस्वार के ये उदाहरण हैं। अनुनासिक, अगला आता है अनुनासिक। अभी हमने अनुस्वार पढ़ा है, अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक का जो लिपि चिन्ह है वो होता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु इसका लिपि चिन्ह है। जब स्वरों के उच्चारण, इसकी परिभाषा देखते हैं हम, जब स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। जब हम स्वर के उच्चारण करते हैं तो उसमें हम मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेते हैं, वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्रबिंदु होता है और ये स्वरों का गुण होता है। इसके प्रयोग की स्थिति, अनुनासिक की प्रयोग की स्थिति देखिए कि जिन स्वरों या मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा, शिरोरेखा होती है बच्चों ये, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ये जो हम लाइन खींचते हैं शब्दों के ऊपर, हम जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा।
जिन स्वरों या मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा से बाहर नहीं निकला है तो अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब देखिए इसका यह नियम है कि शिरोरेखा के बाहर मात्राओं का कोई भी हिस्सा नहीं निकलना। तो इसमें देखो काटा, अब इस काटा में यदि हम ये चंद्र बिंदु हटा देते हैं और हम देखते हैं कि इस शिरोरेखा से कोई भी मात्रा बाहर नहीं निकली हुई है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अनुनासिक। यहाँ हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, जैसे पाँव, उंगली, फसना आदि। अगला इसका जो प्रयोग करने की स्थिति अगली है, यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो, अभी पहले वाले में मात्रा नहीं थी तो हमने इस तरह से अनुनासिक लगाया। दूसरा है, यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम लगाएंगे तो अनुस्वार, किंतु उच्चारण में क्या होगा, अनुनासिक। जैसे ये में, अब ये लिखने में तो इस प्रकार है, किंतु इसका शुद्ध जो लिखावट है उसकी ये होगी। बोलने में तो हम इसको अनुस्वार लगाएंगे, किंतु लिखने में तो हम अनुस्वार लगाएंगे, किंतु बोलने में इसमें अनुनासिक का ही प्रयोग होगा। देखिए नींद हम लिखते हैं, तो नींद जब हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, निनद नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं नींद। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। बोलने में ये अनुनासिक है, किंतु इसकी जो लिखावट है उसमें हम अनुस्वार लगाते हैं। उसी प्रकार हुआ खिंचाई, तो खिंचाई को हम इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार पहला है, यह एक नासिक के व्यंजन है, तो अनुनासिक यह ध्वनि स्वरों का गुण, यह ध्वनि जो होती हैं वह स्वरों का गुण होती हैं। दूसरा है, इसका लिपि चिन्ह बिंदु होता है और इसका लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। तीसरा है, अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे ये हंस में, अब देखिए ये स जो वर्ण है इसके पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है। ये जुड़ा हुआ स से है, किंतु लगा हुआ कहाँ पे है, इससे पहले वाले वर्ण पे। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि अनुस्वार का लेखन जो है अनुस्वार से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, जबकि अनुनासिक का चिन्ह जो है उसी स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस। आशा है बच्चों कि आपको ये अनुस्वार और अनुनासिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।